हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम नहीं करोगे हमारा? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक नई सीरीज के साथ, एक नए वीडियो के साथ और एक नए जोश के साथ फिर मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हूं। ओके, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने डेफिनेटली आएंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेके आ जाओ और हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और थोड़ी सी एक्टिवनेस के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो एक जाना माना क्वेश्चन है, वो है विद्युत रसायन का। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, गैस करो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, वो है फैराडे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो कॉपी पेन लेके नोट भी करना, ठीक है? तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो जैसा कि हमें पता है फैराडे के दो नियम हैं, तो हम आंसर करते हैं फैराडे के नियम। तो फैराडे के दो नियम हैं विद्युत अपघटन के लिए। विद्युत अपघटन के लिए फैराडे के दो नियम हैं। ठीक है, तो पहला नियम देखो, तो हेडिंग डालते हैं पहला नियम। अगर आपको याद है तो आप जल्दी से लिख दो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से देखो। पहला नियम है कि विद्युत अपघटन में, ठीक है, विद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है प्यारे बच्चों कि जैसे कि अगर हम किसी चीज का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो विद्युत अपघटन की मात्रा होती है, यानी विद्युत अपघटन किसके समानुपाती होता है? विद्युत धारा के। यानी आप जितना करंट देंगे उतना विद्युत अपघटन होगा। यह फैराडे का पहला नियम है। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। ओके, जो दूसरा नियम है वो क्या है? दूसरा नियम है श्रेणी क्रम में लगे विद्युत अपघटन में विद्युत अपघट्य की मात्रा जो भी मात्रा वहां पर डिपॉजिट हो रही है कि मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। ये है, ठीक है? तो फैराडे के दोनों नियम याद कर लेना, रट्टा लगा लेना इनका, ठीक है? यस। तो फैराडे ने सबसे पहले किस पे दिए? विद्युत अपघटन पे। विद्युत अपघटन क्या होता है कि कोई पानी लिया और उसमें हमने कोई विद्युत अपघट्य डाल दी। विद्युत अपघट्य यानी वह पदार्थ जो पानी में जाके अपने आयंस में क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो जब विद्युत अपघट्य डालने के बाद हुआ क्या, हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, यानी विद्युत धारा लगा दी। तो विद्युत धारा लगाने पे क्या होता है? उनका अपघटन होता है
ओके। और वो चीजें अलग अलग हो जाती हैं, जैसे नमक किससे बना है, सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन से, तो सोडियम अलग डिपॉजिट होगा, क्लोरीन अलग। तो जो सोडियम डिपॉजिट हो रहा है उसकी मात्रा किस पे निर्भर करेगी, करंट पे निर्भर करेगी, यानी विद्युत धारा पे निर्भर करती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि इस वक्त विद्युत अपघटन ही कर रहे हैं, लेकिन दो से ज्यादा चीजों का कर रहे हैं, यानी 3-4 कंपार्टमेंट है और उसमें सेम क्या कर रहे हैं, सेम वोल्टेज दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी सेम है। तो उसमें जो मात्रा होती है ना, रासायनिक विघटन की मात्रा, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ठीक है, शब्दों का हेरफेर है, कॉन्सेप्ट कहने का मतलब वही है, और जो आपको याद है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में जो लिखी गई है उनको तो मतलब बुक इस लैंग्वेज लिखोगे तो वो बेस्ट होगा। ठीक है, ये बुक इस लैंग्वेज, बुक की जो लैंग्वेज है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, लेकिन फैराडे के नियम याद जरूर रखना। ठीक है, चाहे ये लैंग्वेज लिखो या बुक इस लैंग्वेज, या जो तुमने नोटबुक में पहले से ऑलरेडी नोट की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ तथा विभवांतर में क्या अंतर है। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर का है। एक अंतर इसका, एक अंतर इसका लिखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ये बताना है हमें। तो आंसर नंबर 2 करते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 2। ओके, तो क्या है वैद्युत वाहक बल। सबसे पहले विभवांतर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो विभवांतर हेडिंग डाल देते हैं, विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया, कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन यहां पर एक ही लिखिएगा। ठीक है, एक और डेफिनेशन है इसकी। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन हैं, बट आपको जो भी याद है ना, जैसे कि अभी अगर आपको पहले ऑलरेडी कोई याद है तो वो इट्स ओके, दोनों सेम ही होंगी। और अगर ये नहीं याद है तो जल्दी से इसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं विभवांतर हो गया, वैद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा फैराडे के नियम। तो फैराडे के नियम अगर बुक अगर आपने खोली है तो उसमें क्या करो, हाईलाइट कर दो उसको। ठीक है, उसको हाईलाइट करो। हम इसको इरेज कर देते हैं। विभवांतर हो गया वैद्युत वाहक बल, तो हेडिंग डालो वैद्युत वाहक बल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, EMF। ये है वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल क्या है देखना, गैल्वेनिक सेल में, यानी कोई भी सेल हो सकता है, गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को वैद्युत वाहक बल EMF कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और विद्युत वाहक बल को ही पता है क्या कहते हैं, EMF को ही सेल विभव भी कहा जाता है, सेल का जो विभव होता है। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड से ही क्या बनता है, सेल, तो सेल विभव भी से कहते हैं। इसको लिख लेना। ठीक है, तो फैराडे के नियम और ये दोनों एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसे इरेज कर दें।
और जल्दी से इसे नोट करो, विभवांतर और वैद्युत वाहक बल की परिभाषा। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में लिखी गई है, अगर बुक है तो उसे हाईलाइट कर देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना क्या है, तो जल्दी से नोट करो मेरे साथ। पीवीसी का एक लग क्या होता है? अरे यार नहीं, टुच्चा क्वेश्चन आ गया। पीवीसी का एक लग, पीवीसी का एक लग क्या होता है? ठीक है, तो पीवीसी का एक लग क्या होता है, जल्दी से बताओ। इसका आंसर तो हम यहीं कर देंगे, आंसर नंबर थर्ड। तो पीवीसी का एक लग क्या होता है? पहले पीवीसी की फुल फॉर्म बताइए। पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉली को हटा दो, जो ये है वो इसका वो हो गया, तो विनाइल क्लोराइड हो गई, विनाइल क्लोराइड इसका क्या हो गया? एक लग हो गया। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था ना? यस। क्वेश्चन नंबर 4 है उपसौ संयोजन यौगिक से क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय है। ये जो उपसौ संयोजन यौगिक है वो अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय उनको कहते हैं जो चुंबक की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, धीरे धीरे जाएंगे चुंबक की ओर। और एक होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, वो पदार्थ जो चुंबक की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, यानी चुंबक देखा कि चल पड़े हैं, यस, उनको कहते हैं हम लौह चुंबकीय। जबकि ये क्या है? NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। क्यों बताओ भाई? इसका आंसर लिखने से पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। देखो इसका आंसर बहुत इजी है। ठीक है, वैसे मैंने अपनी वीडियो में जब ये चैप्टर पढ़ा रखा है ना, उपसौ संयोजन यौगिक, वहाँ डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर ना उस डिस्कशन को नहीं करना है, यहाँ पर सीधे आंसर रखना है हमको। ठीक है, और आंसर क्या है इसका देखना, आंसर नंबर 4। आंसर 4, कोई अनुचुंबकीय क्यों होता है? पहले तो एक कॉन्सेप्ट को लिख लो यहाँ पर। ठीक है, अनुचुंबकीय अगर कोई होगा, ठीक है, तो समझ जाना कि उसमें क्या होंगे पता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जिसमें जो प्रतिचुंबकीय होगा उसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन, अयुग्लित मतलब क्या होता है कि एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर एक और हो गया तो वो युग्लित हो गया, यानी पेयर्ड हो गया। तो जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। तो देखना क्या लिखने वाला हूं मैं, NiCl4 2 नेगेटिव में अयुग्लित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जबकि दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा? NiCO4, ये, जबकि इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ये है, बस इतना लिखना है, ज्यादा नहीं लपेटना है आंसर को। ठीक है, इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए क्या होता है? ये अनुचुंबकीय होता है, यानी चुंबक की ओर खींचा चला जाएगा। ठीक है, और जैसे तुम खींचे चले जाते हो हैं और लेकिन अगर कोई प्रतिचुंबकीय है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो उनको कहते हैं जो चुंबक से प्रतिकर्षण करते हैं, चुंबक से पीछे को जाएंगे। जैसे कि तुम हो तो पीछे को जा रहे हैं, धीरे धीरे पीछे को जा रहे हैं, जैसे पानी अनुचुंबकीय होता है ना। यस, तो यहाँ पर ये उपसौ संयोजन यौगिक प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी सारे पेयर्ड होते हैं। ओके, तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डेटॉल।
डेटॉल से नहाया क्या? डेटॉल, ये डेटॉल किस प्रकार की औषधि का उदाहरण है। तो डिटॉल क्या होता है? कमेंट करके बताओ जरा जल्दी से। तो ये आंसर हम यहीं पर लिख देते हैं इसका। और ध्यान से सुनना, आंसर लिखने की टेक्निक याद रखना है, ठीक है? आंसर लिखना है पहले, क्वेश्चन मत लिखना वहां पर, ठीक है? पेपर में आंसर 5 लिखना, फिर उसके आगे आंसर लिखना है, ठीक है? और एक क्वेश्चन करने के बाद स्पेस जरूर छोड़ना। आंसर 5th। अब डिटॉल क्या होता है? पूतिरोधी होता है। क्या होता है? पूतिरोधी होता है, ठीक है? ये कीटाणुओं को मारता है हमारी जीवित कोशिकाओं में। एक होता है संक्रमणकारी, विसंक्रमणकारी। वो क्या होते हैं? वो निर्जीव ऊतकों में काम करते हैं, यानी निर्जीव चीजों में कीटाणुओं को मारते हैं। जो सजीव चीजों में कीटाणुओं को मारता है उन्हें बोलते हैं पूतिरोधी, ठीक है? तो डेटॉल एक पूतिरोधी है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसे इरेज कर दे बच्चों, डिटॉल। और डिटॉल के कमेंट करके बताना कि डिटॉल के जो संघटक होते हैं, यानी डिटॉल किन 2 चीजों से बनता है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? कि डिटॉल किन 2 चीजों से मिलके बना होता है। ये पेपर में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 देखो क्या है। फ्रेऑन, पहले तो फ्रेऑन है, फ्रेऑन 12 तथा क्लोरोफॉर्म फ्रेऑन तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग बताइए हमें, उपयोग बताइए। तो आंसर लिख देते हैं हम। आंसर हो जाएगा 6 का फ्रेऑन 12। देखना, हाँ, फ्रेऑन 12 एक प्रशीतक है। क्या है? प्रशीतक है। प्रशीतक यानी जो ठंडा करता है, ठीक है? एक प्रशीतक है जिसका उपयोग किस में होता है? रेफ्रिजरेटर। स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करना, ठीक है? रेफ्रिजरेटर, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर या फ्रिज बोल सकते हैं, ओके? जनरल भाषा में लिख सकते हैं, फ्रिज में होता है, ठीक है? में होता है, ये है। तो ये प्रशीतक है। प्रशीतक किसे कहते हैं? इंग्लिश में से कूलेंट कहते हैं, कूलेंट, ओके? यानी ये क्या करता है? कूलेंट, ओके? ये क्या करता है? ठंडा करता है। तो फ्रिज में जो ठंडा करता है ना चीजों को, उसको कौन सा होता है? फ्रेऑन 12 होता है, ठीक है? फ्रेऑन के भी बहुत सारे टाइप है, उसमें 12 प्रशीतक का काम करता है। अब हम आए क्लोरोफॉर्म तो आपको पता ही है, मैंने कितने बार बताया है। अगर तुम्हें किसी को किडनैप करना हो तो क्या यूज करोगे तुम, हैं? हमने लैब में किया था ना, याद आ रहा? हाँ, तो क्लोरोफॉर्म ये होता है, ठीक है? तो क्लोरोफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं? किसी को भी बेहोश कर सकते हैं और किडनैप करके ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखना क्लोरोफॉर्म का उपयोग। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक, उसकी चेतना उस समय के लिए खो जाती है। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, होता है। इस शब्द को ध्यान देना है। किस शब्द को? इस शब्द को ध्यान देना है। इसको हाईलाइट कर दो और यहाँ पर किसको शब्द को हाईलाइट करो? इसको, ठीक है? ये 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। जब तक आप नोट करो कि क्लोरोफॉर्म किसका काम करता है? निश्चेतक के रूप में। तो निश्चेतक क्या करते हैं? वो बेहोश कर देते हैं, अनकॉन्शियस कर देते हैं, है ना? हाँ,
वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर वीडियो पे नए हो तो काला बटन जल्दी से दबा दो, जल्दी से। दिख रहा हो नीचे, ये दिख रहा नीचे, जल्दी दबाओ। हाँ दबा दिया, बहुत तेज हो रहे हो तुम। ये हो गया, इसको हटाओ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चांदी का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक, एफसीसी जालक में होता है, एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका की कोरों की लंबाई 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स हो तो चांदी का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जी, आपको द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं, हमें पता भी है। तो अब आंसर किया हमने, और ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन तो जरूर। इस पे जो इसका जो क्वेश्चन फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें फॉर्मूला लगेगा डीजे में आई नाचने वाली, डीजे में आई नाचने वाली, नाचने वाली, डीजे में आई नाचने वाली, ठीक है। इस फॉर्मूले से तो 2 नंबर का क्वेश्चन डन है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो, इस फॉर्मूले को। तो हमें यहाँ पर एम निकालना है, तो एम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दें। तो डी, ये ए कहाँ चला गया, एन ए यहाँ आ गया, अपॉन में जेड आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर जेड की वैल्यू, जेड क्या है? परमाणुओं की संख्या। और एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं? सर 4 होते हैं, है ना। एससीसी में कितने होते हैं? एससीसी में 1, और बीसीसी में कितने होते हैं? सर 2 होते हैं। इनको भी याद रखना है, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पर एफसीसी दिया हुआ है, तो एफसीसी में जेड की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं, अपॉन में 4 हो गया, 10.5 हो गया, मल्टीप्लाई 4.077 इंटू 10⁻⁻8 3, और Na क्या है? आवगाड्रो नंबर, ओके। आवगाड्रो नंबर याद होना चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻23, ओके। ये हो गया। अब हम किससे क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 1071.1, ओके। और इंटू क्या हो गया? 10⁻24, और इंटू क्या हो गया? 10⁻23 हो गया, अपॉन हो गया 4। देखो ये समझ आई कि नहीं आई? सर आ गई, ठीक है। 0.43, ओके। इसको डिवाइड करके भी इतना आ गया, ठीक है। ये डिवाइड भी मैंने कर दिया 43। अब 1071.43 इंटू ये, इसमें से इसको 10 माइनस का 10 आया, ठीक है। और माइनस का 10 क्या हुआ? ये पॉइंट आगे गया, 107.143 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया, बस। तो द्रव्यमान निकल गया, ठीक है। बायोलॉजी वाले अगर इसको देख रहे हो ना, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, ठीक है। उसके सामना करना है। अगर कैलकुलेशन से थोड़ा सा भी डर गए ना आप, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखा के, फॉर्मूला याद रहता है, ठीक है। बायोलॉजी वाले को फॉर्मूला याद रहता है, बट जब इनकी ये बड़ी बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है तो थोड़ी सी डर लगती है। लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, वो बार बार बनाना, तो तुम्हें आ जाएगा, ओके। तो जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स है ना, इस पे बेस्ड, इस फॉर्मूले पे, उनको सबको बना लेना, हो सके तो उनका आंसर भी याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आंसर याद हो जाएंगे। वहीं से क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन बोर्ड में आएगा।
तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 7th वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं 8th में। तो 8th में चलने से पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो। डी ब्लॉक के सर, ये क्वेश्चन को मत लिखाओ ये इतने बार कर चुके हैं। डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। यह है। कारण सहित लिखिए, कारण भी बताना है कि क्यों नहीं है, कारण सहित लिखिए। तो याद है कौन से तत्व ऐसे हैं जो नहीं है? आंसर नंबर 8। सिंपल से, तो संक्रमण तत्व कौन से नहीं है? एक तो जिंक नहीं है, एक कैडमियम नहीं है और मरकरी, ये 3 नहीं है ना, ये आंसर होगी। अब इसका कारण भी देना है, तो कारण हम हेडिंग डालेंगे कारण। ठीक है, क्योंकि कारण में क्या हो जाएगा? क्योंकि इनकी डी उपकोष, क्या डी उपकोष, इनकी डी उपकोष पूर्ण भरित होती है, इसलिए नहीं हो। ठीक है, संक्रमण तत्व उनको कहते हैं जिनकी जो डी उपकोष है वो अर्धपूर्ण होती है, मतलब आधी भरी होती है। ठीक है, अगर उनकी डी उपकोष क्या होगी? आधी भरी होगी तो उनको संक्रमण तत्व कहेंगे, अगर उनकी पूर्ण भरी होगी तो उनको संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। तो उसमें से जिंक, कैडमियम और मरकरी आती है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया भाई, इतना लिखा। ये टू द पॉइंट आंसर हो रहा है। ओके, कथा नहीं लिखनी हमको। अब हम इसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? कॉस्टिक सोडा किसे कहते हैं? कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला कमेंट करके बताओ क्या होता है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा के 8 ग्राम इसका अणुभार दिया है कॉस्टिक सोडा का। कमेंट किया नहीं किया तुमने इसका? कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला को जल में घोलकर 800 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन बनाया गया है। ठीक है, यह बनाया गया है। बिलियन की मोलरता बताइए। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये मोलरता निकालनी है। इसको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल कैपिटल एम से लिखते हैं। ये निकालनी है हमको। ठीक है, ये वही चैप्टर बिलियन चैप्टर से आ गया है ना। तो कभी कभी क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, या कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ देता है। तो डेफिनेशन क्या होती है? विलेय की मोलों की संख्या बटे, याद है ना, यस, के का क्या होता है? का आयतन किसमें? लीटर में लेते हैं। बिलियन का आयतन होता है, इसको ले लेते हैं लीटर में।
अब हम इसकी मूल्यता निकाल लेते हैं। तो आंसर होगा हमारा आंसर 9। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, उससे हमारा रिवीजन भी जाएगा फॉर्मूला क्या था करके, ठीक है। फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय यहाँ पर क्या है, कॉस्टिक सोडा है ना, कॉस्टिक सोडा है। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ये क्या किसका फॉर्मूला हो गया, मोललता का। और बट्टे में क्या हो गया, विलयन का आयतन, किसका, विलयन का आयतन, वो भी किस में लेना है, इन लीटर में लेना है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। अब हमें सबसे पहले मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या निकाल लेते हैं हम। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ध्यान दो, जो मात्रा दी है, दी गई मात्रा बट्टे अणुभार, ठीक है, अणुभार, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब कास्टिक सोडा की कितनी मात्रा दी है, 8 ग्राम दी है, ठीक है, और इसका अणुभार कितना होता है, 40 होता है। तो इसका हो गया 8 पंजे 40, 1/5, 0.2, ठीक है, ये 0.2 हो गया, ठीक है। इसकी मोलों की संख्या कितनी हो गई, 0.2। अब बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में, इसमें ये किस में दिया है, ml में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। तो 800 ml को लीटर में बदलना है, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, ठीक है। तो कर देते हैं इसको, तो कैपिटल M यानी मोललता बराबर हो गई 0.2 मोल हो गए, ये तो मोल हो गए, बट्टे देखना क्या करना है, बिलियन का आयतन कितना है, 800 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 1000 से। क्यों 1000 कर देंगे, लीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा, ये 10 ऊपर चला गया, 0.2 इंटू 10 अपॉन क्या हो गया, 8 हो गया। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन 8, 1/4, तो 1/4 क्या हो गया, इसको क्या डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 0.25, ठीक है, 0.25 मोल पर लीटर, ये इसका यूनिट आ गई, ये हो गया, ठीक है ना, इजी, कोई ज़्यादा भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, बस इतना। और तुम्हें एक चीज़ ध्यान देना है, क्वेश्चन जो भी करो क्लीन एंड नीट, ओके, साफ सुथरा काम होना चाहिए, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आप यहीं से करोगे, जब आप रफ में भी लिख रहे हो ना, तो भी क्या करो, साफ साफ लिखो, क्योंकि जैसे हमारी घर की जो आदत होती है ना, वो बाहर निकल के आती है, ठीक है। तो अगर हम घर जैसे रहेंगे वैसे ही बाहर, अगर हम घर में एक्टिव हैं तो जब हम बाहर निकलेंगे आउटसाइड तब भी हम एक्टिव रहेंगे। तो कीप इन माइंड, आप अगर रफ में भी लिख रहे हैं तो आप क्या करें, साफ सुथरा लिखने की कोशिश करें साफ सुथरा, कि ऐसे समझे कि मैं एग्जाम में लिख रहा हूँ, बोर्ड की कॉपी मिल रखी है उसमें भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर घर से ही हैबिट बनाएंगे तो आप जब वहाँ बैठेंगे ना बोर्ड, तो क्या होगा, उसमें असर दिखेगा आपका, ठीक है। क्योंकि हमारी जो आदत होती है ना, हर जगह निकल के आती है, तो जैसी आदत आप बनाएंगे वैसी बन जाएगी। कीप इन माइंड, जो अभी मेरे सामने लिख रहे हैं ना, तो भी राइटिंग थोड़ी अच्छी बना के लिखें, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 9th आई होप आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10th लास्ट क्वेश्चन है, पूतिरोधी पूतिरोधी, तुम जो पोतते हो सब पूतिरोधी है, तो मेकअप करते हो ना, हाँ वो मेकअप है पूतिरोधी और रोगाणुनाशी किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न है, एक ऐसे पदार्थ का उदाहरण दीजिए,
उदाहरण दीजिए जिसे पूतिरोधी तथा रोगाणुनाशी पूतिरोधी और रोगाणुनाशी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग किया जा सकता है। ये है। तो एक ऐसे पदार्थ का नाम बताना है जिसको पूतिरोधी और रोगाणुनाशी दोनों तरीके से काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 10 डालेंगे। ये है। तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना, मैं अभी एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो मैंने कॉपी में नोटिस किया है ना, बोर्ड की कॉपीज़ में। तो वो हैबिट बहुत अच्छी है, उसे हमें अपनी आदत बनानी है, ठीक है। वो हैबिट क्या है कि जब आप आंसर लिखो, आंसर यहाँ पर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आंसर यहाँ पर नहीं लिखते, बीच बीच में लिखते हैं। जैसे कि वो लिखेंगे आंसर यानी उत्तर भी लिख सकते हैं, आंसर 10 ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है। क्वेश्चन तो लिखना नहीं होता है पेपर में, आंसर 10 और यहाँ से उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि बीच में जो लिखा होता है ना नंबर, वो एकदम दिख जाता है, ठीक है, जब कॉपी चेक करते हैं। तो इट्स अ गुड हैबिट, ओके, कि हम क्वेश्चन का आंसर नंबर यहाँ डाल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखना। पहले पूतिरोधी, अब ये भी क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। लेकिन पता है ये किसमें उपयोग होता है। इसका उपयोग जीवित कोशिकाओं में किया जाता है। जीवित कोशिकाओं में किया जाता है। कोशिकाओं में कीटाणुओं को, इसका उपयोग जीवित कोशिकाओं में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जीवित कोशिका मतलब जैसे हम लोग, ठीक है, जीवित, जैसे हम में कोई, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लगाया, ठीक है, जैसे हमने कोई बोरोप्लस या ऐसी चीज़ें लगाते हैं ना, फेयर हैंडसम, जो भी फेयर लवली है, लवली लगा के लवली जैसे हो जाते हैं। तो वो जो हमने लगाया वो क्या है, एक पूतिरोधी है, ठीक है। क्या है, पूतिरोधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। लेकिन जो हमारा दूसरा है रोगाणुनाशी, डिसइंफेक्टेंट, ओके। इसका उपयोग निर्जीव में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये है। इसका उपयोग जैसे आप क्या करते हो, कभी आपने फर्श धोया होगा तो फर्श में भी वो कीटाणुओं को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। होता वो सेम ही, उनकी जो कैरेक्टर होती है सेम ही होती है, लेकिन इसका उपयोग किस में करेंगे, जीवित चीज़ों में, और जबकि इसका निर्जीव चीज़ों में करते हैं, ठीक है। अब हमें एक ऐसी चीज़ें बतानी है जिसका उपयोग हम निर्जीव में भी कर सकते हैं और सजीव में भी कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, दोनों के रूप में। कौन है दोनों के रूप में, दोनों के रूप में है फिनॉल। कौन है, फिनॉल। और फॉर्मूला क्या होता है, ये बेंजीन बनाया और ऊपर से क्या लगा दिया, ये। तो ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल का उपयोग आप रोगाणुनाशी और दूसरा पूतिरोधी दोनों के तौर पे कर सकते हैं। किसका उपयोग, फिनॉल का उपयोग, ठीक है। लेकिन अब देखना है यहाँ पर, अगर फिनॉल
फिनॉल क्या होगा, फिनॉल 0.2%, ठीक है। तो वो उसका उपयोग कैसे होगा, प्रतिरोधी के रूप में होगा, ठीक है। अगर ये याद है तो, ये डेटा याद है तो याद लिख लेना, हाँ। और फिनॉल, अब तुमने फिनॉल का कितना परसेंट ले लिया, 1% तो सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, 1% बिलियन, तो उसको क्या कहेंगे, रोगाणुनाशी, रोगाणुनाशी के रूप में। ये देखो, अगर क्वांटिटी कम करेंगे तो उसको हम सजीव में लगा सकते हैं, ठीक है, और अगर क्वांटिटी बढ़ा दी फिर हम उसको निर्जीव में यूज करेंगे। तो फिनॉल एक ऐसा है जिसका उपयोग दोनों के तौर पे किया जाता है, यानी प्रतिरोधी और रोगाणुनाशी दोनों के तौर पे किया जाता है। वैसे क्लोरीन भी है, लेकिन एक ही पूछा है तो आप फिनॉल लिख लीजिए, और क्लोरीन भी याद रखिए, कभी कभी भूल गए फिनॉल। तो आज की जो 10 क्वेश्चन हैं जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं वो ये 10 क्वेश्चन हैं। इनको आई होप आपने नोट कर लिया होगा फेयर में या रफ में, बट हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बना के रखना। राइटिंग कैसी भी हो, काम होना चाहिए साफ सुथरा, क्लीन एंड नीट, ओके। और दूसरी तरफ पवन का मैसेज आया था, यानी कमेंट आया था, ओके, मैंने देखा, वो बोल रहे थे कि केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति के जो न्यूमेरिकल्स है ना, उस पर एक वीडियो बना दो सर, ठीक है। तो पवन, जल्दी ही रासायनिक बलगति पर हमारी वीडियो आएगी, ओके, तो देखना मत भूलिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी नए हैं तो ये दिख रहा है ना, ये काला काला बटन, तो इसको प्लीज़ दबा के जाइएगा और इसी के नीचे शेयर जरूर करिएगा, और उससे भी नीचे जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और आपको कुछ पूछना है या आपकी कोई क्वेरीज है या आपको लगता है कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाओ सर, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए, आपके पीके सर उसे फुलफिल करेंगे। तो आपसे इजाज़त मिल लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी आना है और उसके लिए काम करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, खूब सारी पढ़ाई करना, ये दिन बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इनको बिल्कुल मत गंवाना। एक एक घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी परसेंटेज बहुत अच्छी रहेगी तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। ब्राइट है तो सब कुछ ब्राइट है, ओके। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।